नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए एक बार फिर लेकर के हाजिर हो चुके हैं यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। साथियों, आज की इस क्लास में हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 49 रहेगा, यानी कि आज हम यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए 49वें नंबर का प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रहे हैं। और इससे पहले कि यदि आपने पिछले रीजनिंग के 48 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पिछले पार्ट को भी जा कर के देखिएगा, वहाँ पर भी हमने रीजनिंग को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करवाया है। दोस्तों, बात करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास के बारे में। तो आज की इस क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 है, जिसमें लिखा है केला, फूल गोभी और प्यारे दोस्तों फल। 3 शब्दावलियां हमें दी गई हैं और इन तीनों शब्दावलियों के बीच में हमें सही व्यन आरेख ज्ञात करना है। साथियों, इसके अतिरिक्त हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, जिसमें लिखा है निम्न प्रश्न में से सही दर्पण आकृति क्या है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न में हमें MN नाम का एक दर्पण दे रखा है और इस MN दर्पण पर ऊपर ये जो प्रतिबिंब बना है, इसका सही हमें दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। उससे पहले आपको एक जानकारी दे देते हैं। साथियों, यदि आप लोग इस क्लास का PDF चाहते हैं, अगर आप लोग इस क्लास के PDF से पढ़ना चाहते हैं तो DS सर ऑफिशियल नामक टेलीग्राम ग्रुप है और यहाँ पर हम डेली के बेसिस पर आप लोगों के लिए जो क्लास से संबंधित PDF होता है यहीं पर उपलब्ध करवा देते हैं। तो अगर आप PDF से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसको अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू कर लेते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। उससे पहले अपना एक डेली का जो आंकड़ा है वो भी दिखा देते हैं। 64% ऐसे साथी हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है यार, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का बिल्कुल भी कोई पैसा नहीं लगता है। इससे क्या होगा प्यारे दोस्तों, जब भी इस तरह की क्लास आएगी आपके पास सुबह 8 बजे वो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जिन साथियों ने सब्सक्राइब कर दिया है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में इस सेशन को शेयर भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने है। गणितीय समीकरण का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया है ए का अर्थ जोड़ना, बी का अर्थ से गुणा, सी का अर्थ से घटाना और डी का अर्थ से विभाजित करना है। तो यहाँ पर आपको एक व्यंजक दिया गया है और इस व्यंजक के बाद हमें सॉल्व करके क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ज्ञात करना है कि कौन सा नंबर आएगा। साथियों, सबसे पहले हम देख लेते हैं 10। उसके बाद डी का अर्थ क्या है प्यारे दोस्तों, विभाजित करना है, तो यहाँ पर हम विभाजित यानी भाग का निशान लगा देंगे। उसके बाद 2 लिखेंगे। ए का अर्थ जोड़ना है तो साथियों जोड़ देंगे, फिर 5 लिखेंगे। बी का अर्थ गुणा करना है तो प्यारे दोस्तों हम गुणा लगा देंगे यहाँ पर, और बाद में हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आएगा। साथियों, इस प्रश्न में अब हम करेंगे बोर्ड मास का प्रयोग। किसका? बोर्ड मास का। प्यारे दोस्तों, हम लोग कक्षा 8 से लेकर के अभी तक जो भी तैयारी कर रहे हैं उसमें बराबर हमने बोर्ड मास लगाया है मैथ में। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ करते हैं, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो दोस्तों, इसमें आपको ब्रैकेट मिलेगा? नहीं मिलेगा। ऑफ मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो कहाँ से? डिवाइड से शुरू करते हैं। डिवाइड से शुरू करेंगे तो 5 बार में कटेगा, 2 पंचे 10, प्लस में यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो 5 तिया कितना हो जाएगा भैया? 15 हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़ देंगे, 15 5 20। तो आप कह सकते हैं साथियों, जो क्वेश्चन मार्क था उसके स्थान पर कितना आएगा साथियों? 20 आएगा। और 20 आपको विकल्प नंबर 2 में मिल जाएगा। तो इस प्रश्न का आप लोग उत्तर बता सकते हैं साथी कि विकल्प नंबर 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, सादृश्यता से संबंधित। बोला गया है दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर चुनिए। दोस्तों, क्या लिखा है? KML और NPO CED। तो दोस्तों बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले इसका बेसिक देख लेते हैं। क्या लिखा है? KML लिखा है। KML, इसके बाद इसको लिखा क्या गया है? तो आप बोलेंगे सर N के बाद में P है, P के बाद में O है। तो कुछ इस तरीके के लेटर हैं भाई। सबसे पहले तो देखो इसको चेक कैसे करेंगे, इनके स्थानीय मान से। जैसे हमने देखा कि K 11 पर होता है, M साथियों 13 पर होता है, L 12 पर होता है। उसके बाद N को देखेंगे तो 14 पर, P 16 पर और प्यारे दोस्तों O हमारा 15 पर। कितने पर है O आप बोलेंगे सर 15 पर। तो दोस्तों 11 3 14 होता है, 13 3 16 होता है और 12 3 15 होता है। तो हर बार में आप बोल सकते हैं कि हर बार में प्लस का 3 हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार यही लॉजिक का प्रयोग कर लेंगे हम यहाँ पर CED में। किस में कर लेंगे? C और उसके बाद E फिर D।
तो इनका भैया स्थानीय मान हम लोगों को पता होना चाहिए। क्या स्थानीय मान? तो आप कहेंगे सर इसका स्थानीय मान तो बच्चा बता देगा, C 3 पर होता है, E 5 पर होता है, D 4 पर होता है। और जब आप लोग सभी में यहाँ पर 3 3 जोड़ देंगे, क्योंकि हम पीछे भी तो 3 3 जोड़ के आए हैं, और सभी में 3 जोड़ोगे, 3 में 3 जोड़ोगे तो 6 आएगा। 6 पर होता है साथियों F। उसके बाद E में 3 जोड़ोगे यानी 5 में 3 जोड़ोगे 8, 8 पर होता है H। और D में 3 जोड़ो यानी 7, 7 पर होता है G। तो प्रश्न का उत्तर होगा FHG। ठीक है, क्या होगा? FHG। तो आप लोग देख सकते हैं कौन से विकल्प में दिया है भैया, विकल्प नंबर 3 में दिया है FHG। इसका सही उत्तर विकल्प नंबर 3 होगा, इस बात को याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 एक महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, ये चाइनीज कोडिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक अच्छा सा क्वेश्चन को कहा गया है, एक निश्चित कोड भाषा में ईट टेस्टी फूड को जो वानू लिखा जाता है। तो पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिख लेते हैं भैया? ईट, EAT। उसके बाद में क्या है? टेस्टी, TASTY, टेस्टी। उसके बाद में क्या है भाई साहब? फूड है, तो फूड हम लिख लेंगे। ठीक है, इसको लिखा क्या गया है ये इंपॉर्टेंट है भाई। इन चीज़ को क्या लिखा है आप बोलेंगे? पहले तो जो हो गया, उसके बाद में क्या हो गया? वाह हो गया। उसके बाद में क्या हो गया? नू हो गया। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे देखेंगे तो टेस्टी इंडियन डिश क्या है भैया? टेस्टी, टेस्टी। उसके बाद में क्या है? इंडियन, INDIAN। ठीक है, ये इंडियन। उसके बाद में क्या है भाई? आप बोलेंगे सर डिश के बारे में। टेस्टी इंडियन डिश को क्या लिखा गया है? तो आप बोलेंगे साथी टेस्टी इंडियन डिश को लिखा गया है PH। PH के बाद में क्या है? की मतलब KI। उसके बाद में क्या है? NU, NU। ठीक है, इस तरह से देखेंगे। इसके बाद देखो, इसके बाद अभी कुछ और छूट रहा है। क्या छूट रहा है भैया? ईट स्पाइसी डिश। क्या छूट रहा है? EAT। और इसके बाद में स्पाइसी, SPIC। उसके बाद में क्या हो जाएगा? Y। तो स्पाइसी। उसके बाद में क्या है भैया? डिश है, तो हम डिश देख लेंगे। ठीक है, और इसको क्या लिखा गया है? तो आप बोलेंगे साथियों इसको लिखा गया है की वा रू। क्या लिखा है? की के बाद में क्या है भैया? वाह है। वाह के बाद में क्या है साथियों? रू है। ठीक है, बस ऐसे देख लो आप लोग। अब बताओ इसमें हमें बताना क्या है? रू का कोड बताना है, रू का, RU का कोड। भाई साहब RU हमारे पास यहाँ पर है, RU हमारे पास यहाँ पर है, और इसी के लिए उपयोग में बताना है। तो क्या ले सकते हैं हम लोग भैया? RU ऊपर कहीं देखो, इनमें मिल रहा है RU, नहीं मिला। इसमें मिला, नहीं मिला। इसमें नीचे वाली लाइन में मिल रहा है RU, तो इसका मतलब है ना तो ऊपर होगा ना ही बीच में होगा, सबसे नीचे वाली लाइन में RU का कोड होगा। भैया सबसे नीचे वाली लाइन में होगा, तो देखो ईट और स्पाइसी और डिश, इन तीन में से कोई एक कोड हो सकता है साथियों। क्या हो सकता है? ईट, स्पाइसी और डिश में एक कोड हो सकता है। तो आप क्या बता सकते हो भैया? आप कहोगे कि सर ईट हमें यहाँ पर मिला, ईट यहाँ पर मिला, अर्थात पहली और चौथी लाइन में कोई ना कोई लेटर कॉमन होगा। तो आप बोलेंगे वाह, वाह मतलब VA जो होगा वो कॉमन होगा। तो इस तरह से आप लोग क्या बोल सकते हैं कि सर हमें जो ईट का कोड मिल रहा है वो तो हमें वाह मिल रहा है। ठीक है, क्या मिल रहा है? वाह। उसके बाद दूसरे में देख लो, दूसरे में आप लोग देखोगे यहाँ पर डिश मिला है साथियों, यहाँ पर भी डिश मिला है। इसके बाद इन दोनों में जो कॉमन आया है वो की और की। क्या है? की और की। तो डिश का कोड आप सीधा बता सकते हैं की और की है। सर इसके बाद हमारे पास लास्ट में कुछ छूट गया, वो क्या छूटा? स्पाइसी। और यहाँ पर क्या छूटा? रू। तो आप बोलेंगे सर RU का जो कोड होगा वो प्यारे साथियों स्पाइसी होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन चाइनीज कोडिंग में पूछा जाता है, एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, और ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि री एग्जाम होना है, और उम्मीद है कि अब की बार में जो एग्जामिनर होगा वो पेपर को थोड़ा अच्छा लेवल का बनाएगा, क्योंकि पिछला पेपर बहुत इजी आया था। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। तो चाइनीज कोडिंग इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। रू का जो कोड बताया है वो हमने स्पाइसी, इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए। यहाँ पर श्रृंखला क्या कहा गया है? दिए गए विकल्पों में से लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। भैया लुप्त अक्षर की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन मार्क है, इसके स्थान पर आना चाहिए। लेकिन इसके लिए क्या करेंगे? हम श्रृंखला देखेंगे। ये एक सीरीज है अक्षर समूह की, अक्षर समूह की सीरीज होती है। तो ऐसे प्रश्न में हम पहले शब्द का संबंध पहले ही शब्द से लगाते हैं, यानी कि कह सकते हैं जो पहला पद है उसका संबंध पहले पद से होगा। तो देखो मैं यहाँ पर अगर लिखने का प्रयास करूँ HI, उसके बाद में क्या है I, उसके बाद में क्या है J। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर लंबा हो जाएगा। भाई सब सीधा यहीं से देख लेते हैं। ठीक है, इसको हम यहीं से देख लेते हैं। कैसे देखेंगे? तो कलर एक बार ले लेते हैं, ये यही रहने देते हैं। ठीक है, तो देखो H कितने पर है भाई साहब? 8 पर है। H को देख लो, H कितने पर है? 8 पर है। I कितने पर है? 9 पर है। पहला पहला देख रहे हैं सभी का। भैया J कितने पर है? आप बोलेंगे 10 पर है। K कितने पर? 11 पर। L कितने पर? 12 पर। तो भाई साहब 8, 9, 10, 11, 12, तो अगला वाला 13 आना चाहिए। अर्थात इस प्रश्न की जो शुरुआत होगी वो M से होगी,
चूंकि 13 नंबर पर एम आता है। तो भाई साहब ये पहला विकल्प गलत हो गया, दूसरा विकल्प गलत हो गया, चूंकि ये एम से शुरुआत ही नहीं कर रहे हैं। अब इसके बाद हम चेक कर लेंगे लास्ट वाले को। लास्ट वाले को कैसे, देखो भैया जे हमारा 10 पर है लास्ट वाला, और यहाँ पर के 11 पर है, एल प्यारे दोस्तों 12 पर है। एक मिनट, क्या बोल रहा है, एल कितने पर है, आप बोलेंगे सर 12 पर है। एक मिनट दादा, एल 12 पर है, लास्ट वाला चेक कर रहे हैं। उसके बाद एम कितने पर, 13 पर है। तो एन कितने पर है साथियों, 14 पर है। तो अगला वाला अंतिम क्या आना चाहिए, आप बोलेंगे सर 15 आना चाहिए। अर्थात जो एम से शुरुआत कर रहा होगा वही वाला जो विकल्प होगा वो ओ से अंत कर रहा होगा, यानी कि एम से तो शुरुआत और ओ से अंत होना चाहिए। अब आप बोल सकते हैं कि सर एक बार विकल्प दे रखा है, खाली एक ही विकल्प दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 का, ऑप्शन नंबर 4, जिसमें एम से भी शुरुआत हो रही है और अंत किससे हो रहा है, अपना ओ से हो रहा है। तो आप बोलेंगे सर बीच में डबल एन भी आ जाएंगे। तो इस तरह से इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा हमने स्मार्टली सॉल्व किया है, यानी कि पहले पद का पहले से संबंध और आखिरी का आखिरी से देख लिया। दो मैंने क्यों नहीं देखे, क्योंकि भैया इसमें भी दो कॉमन थे एन और इसमें भी दो कॉमन थे, इसलिए मैंने इनको छोड़ दिया। ठीक है, अंतिम देखा, पहला देखा, उत्तर हमारा आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। कहा गया है यदि गिव को किसी कूट भाषा में 5137 लिखा जाता है, बैट को कूट भाषा में 924 लिखा जाता है, तो गेट का कोड क्या होगा। ये साथियों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो हम देख लेते हैं, जी आई, उसके बाद में क्या है प्यारे साथियों, वी और ई। ठीक है, जी आई वी ई, इसको क्या लिखा गया है, चलिए इसकी कोडिंग कर देते हैं। जब हम लोग इसकी कोडिंग करेंगे तो गौर से देखो क्या करेंगे भैया, यहाँ पर 5 करेंगे, उसके बाद में क्या होगा, 1 होगा, 1 के बाद में 3 होगा, 3 के बाद में 7 होगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखो, इसी के बाद में हमें दे रखा है बैट, क्या दे रखा है, बी ए और साथियों टी, ये 3 शब्द दिए गए हैं और इनकी भी हमें कुछ कोडिंग दे रखी है। ये कोडिंग क्या है प्यारे साथियों, इसको देखो, बैट की कोडिंग देखते हैं तो ये दे रखी है 9, 2 और 4 यानी 924। इसके बाद में हमें बताना क्या है भैया, हमें बताना है गेट, जी, जी के बाद ए के बाद क्या हो जाएगा, टी, टी के बाद ई। तो साथियों देखो यहाँ पर जो लॉजिक है वो प्यारा सा लॉजिक है, जो लेटर जिसके सामने है उसका कोड वही होगा। जैसे मैंने कहा जी के सामने कुछ होगा, ए के सामने कुछ होगा, टी के सामने और ई के सामने। तो हम जब देखने गए तो मैंने देखा जी के सामने आया है 5, उसके बाद ई के सामने आया है 7। तो प्यारे दोस्तों शुरुआत तो 5 से होगी जी के सामने और अंत हमारा 7 से होगा। भाई शुरुआत 5 से अंत 7 से, तो पहला ये तो बनेगा नहीं क्योंकि 5 से शुरुआत नहीं कर रहा है, और दूसरा भी बनेगा नहीं क्योंकि 7 से अंत नहीं कर रहा है। अब देखो ए के सामने क्या है बाबा, आप बोलेंगे सर ए के सामने 2 है और टी के सामने 4 है, तो 2 दूसरे नंबर पर होगा और 4 तीसरे नंबर पर, यानी कि प्रश्न का जो उत्तर होगा साथियों वो 52 और 47 होगा। कितना होगा, 52 47। कहाँ पर दिया है प्यारे दोस्तों, 52 47 दे रखा है हमें विकल्प नंबर 3 में। कहाँ पर है, विकल्प नंबर 3 में। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर विकल्प नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए। कहा गया है साथियों निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। प्यारे दोस्तों यहाँ पर शब्दकोश के अनुसार हमें इनको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो हम क्या करेंगे, इनको पहले नंबर देंगे, एक एक विकल्प। मैं सबसे पहले पहला विकल्प सॉल्व करूंगा, उसके बाद दूसरा विकल्प सॉल्व करूंगा, फिर तीसरा करूंगा, उसके बाद में चौथा करूंगा, उसके बाद में प्यारे साथियों 5वां करूंगा। तो 5 विकल्प हम ले लेते हैं रैंडमली। मैंने कहा यहाँ पर कुछ कॉमन है क्या, भाई देख लो सभी में एम एम, पहला लेटर तो सभी में कॉमन है, तो हमें पहले वाले से कोई मतलब नहीं क्योंकि सभी में आ रहा है। ठीक है, दूसरे बात देखते हैं, तो दूसरा लेटर 1 नंबर विकल्प में कितने पर आया है, 1 पर ए आया है, और दूसरे वाले विकल्प में क्या है भैया, दूसरे वाले विकल्प में दूसरा लेटर ओ है, ओ जो होता है हमारा 15 पर होता है। ठीक है, इसके बाद तीसरे वाले विकल्प में जो ओ है वो भी हमारा 15 पर दे रखा है। ठीक है, इसके बाद में आगे देखो चौथे वाले विकल्प में हमारा एक ए दे रखा है। ठीक है, 1 पर आएगा, और 5वें वाले विकल्प में ओ दे रखा है जो कि 15 पर आएगा। तो हम प्यारे दोस्तों क्या बोल सकते हैं, हम इतना तो समझ गए यहाँ से कि शुरुआत या तो विकल्प नंबर 1 से होगी या तो 4 से होगी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर शुरुआत 1 से भी नहीं हो रही है, 4 से भी नहीं हो रही। तो अब हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमें जो 3 अन्य विकल्प बच रहे हैं, पहला, दूसरा और चौथा, इनकी शुरुआत किससे हो रही है भाई, इनकी शुरुआत जो हो रही है वो आपकी 4 से हो रही है, अर्थात 4 से तो हमारी शुरुआत हो जाएगी, और उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारा 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 से शुरुआत होगी और दूसरे नंबर पर 1 आ जाएगा। तो दूसरा वाला विकल्प काट देंगे क्योंकि दूसरे नंबर पर यहाँ पर 2 दे रखा था। अब देखो मैंने यहाँ पर देख लिया, अब इसके बाद मेरे पास 3 और बचे, 3 और बचे यानी दूसरा, तीसरा और 5वां। तो मैं देख रहा हूँ जैसे दूसरे को, तो तीसरे नंबर पर दूसरे वाले विकल्प में तीसरे नंबर का जो लेटर है वो टी है, टी चूंकि हमारा 20 पर होता है, और यहाँ पर तीसरे नंबर के विकल्प में हम देख रहे हैं यहाँ पर चौथा लेटर, एक मिनट, यहाँ पर क्या देखेंगे, तीसरे वाले विकल्प में हम तीसरा लेटर देखेंगे, ओ के बाद तीसरा देखेंगे, तो प्यारे साथियों सी है जो कि 3 पर होता है। और दोस्तों आगे देखो,
आगे जब हम 5वें नंबर विकल्प का तीसरा लेटर देखेंगे तो ये हमारा वी है। क्या है? वी, जो कि हमारा 22 पर आता है। तो भैया शब्दकोश में सबसे पहले तो विकल्प नंबर 3 आना चाहिए क्योंकि सबसे छोटा है। तो 4 1 3, उसके बाद में क्या है? 2, उसके बाद में क्या होगा? 5। तो प्यारे दोस्तों ये जो उत्तर होगा ये हमारा सही उत्तर है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो भाई ये कहाँ पर दे रखा है? 4 1 3 2 5, 4 1 3 2 5 विकल्प नंबर 4 में दिया है। इस बात को याद रखेंगे, विकल्प नंबर 4 इस प्रश्न का एकदम सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 इनइक्वालिटी का एक बेहतरीन प्रश्न है। प्यारे दोस्तों इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, अच्छे से समझेंगे। कहा गया है इस प्रश्न में विभिन्न तत्वों के बीच में संबंध को कथन में दर्शाया गया है। इस कथन के बाद निष्कर्ष दिए गए हैं, तो बताइए इसका उत्तर क्या होता है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। हमको दो अलग अलग कथन हैं। ये प्यारे दोस्तों पूरा एक कथन नहीं है, इसमें दो अलग अलग कथन है, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है? एक चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, दो अलग अलग कथन है। तो चलिए मैं पहला कथन सबसे पहले लिखूंगा। सबसे पहले क्या लिखूंगा प्यारे दोस्तों? पहला कथन। पहला कथन कहाँ पर है? तो आप बोलेंगे सी के बराबर में दे रखा है ओ। ठीक है, ओ से बड़ा कौन है प्यारे दोस्त? सॉरी, ओ बड़ा है किससे? यू से। ओ बड़ा है यू से। उसके बाद यू बड़ा और बराबर है किसके भैया? आप बोलेंगे ओ, जो यू है यो बड़ा और बराबर किसके है? एन के है। इसके बाद साथियों, इसके बाद दूसरा जो कथन दे रखा है वो यहाँ पर है, वाई बड़ा है आर से, आर बड़ा और बराबर है टी के, और टी से बड़ा है एन। अर्थात मुझे एक लेटर मिला जो दोनों में कॉमन है। क्या है? दोनों में कॉमन है। एक बार मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पर एन से बड़ा और बराबर यू है, वहीं पर एक बार देख रहा हूं एन से बड़ा और बराबर टी है। तो मैं दोस्तों यहाँ पर बना देता हूं एन से बड़ा। एक मिनट, यहाँ पर देखो दूसरे वाले कथन को यहाँ से ऐसे बनाऊंगा तो दोस्तों अब मैं पाऊंगा कि एन से बड़ा कौन है? टी है। टी से बड़ा और बराबर कौन है भैया? आर है। उसके बाद में आर से बड़ा कौन है? तो वाई है। इस तरह से जब हम दोनों कथन को देखेंगे तो ये हमारे मर्ज होके यहाँ पर आएंगे। ठीक है, ये मेरे दोनों कथन मर्ज हो गए। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, यानी कि मैंने दोनों कथन को पढ़ करके एक कथन बना दिया। अब क्या मैं निष्कर्ष निकाल सकता हूँ? भाई निष्कर्ष कौन सा है? निष्कर्ष है क्या यू हमारा बड़ा है किससे? आर से। प्यारे दोस्तों गौर से देखो, यू कहाँ पर है? आप बोलेंगे ये रहा यू, और आर कहाँ पर है? ये रहा है आर। क्या इनके बीच में कोई क्रॉस करता हुआ सिंबल आया है? मुझे बताओ, यू और आर के बीच में कोई क्रॉस सिंबल कर रहा है? आप बोलेंगे हाँ सर, एन के स्थान पर दो विपरीत सिंबल मिल गए। तो हम बिल्कुल भी ना तो इस तरफ का संबंध इससे बता पाएंगे, ना ही इस तरफ का संबंध इससे बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रज मिलेगा। ब्रज को पार करना मुश्किल होगा। तो भैया आप बोलेंगे ये संबंध हम नहीं बता सकते। तो पहला वाला निष्कर्ष क्या है? बिल्कुल गलत है। अब देखो दूसरे वाले को देखते हैं। क्या प्यारे दोस्तों टी छोटा है वाई से? मुझे बताओ, क्या जो टी है, क्या टी है ये छोटा है वाई से? आप बोलेंगे देखिए, चलिए ये देख लेते हैं सर, कहाँ पर वाई कहाँ है? भैया वाई ये रहा। तो वाई किससे बड़ा है? आप बोलेंगे वाई बड़ा है प्यारे दोस्तों आर से। और दोस्तों यहाँ पर क्या बोला है? टी जो है वो आर से छोटा और बराबर है। गौर से देखो, यहाँ पर ये बराबर का ये जो होता है ये छोटा और बराबर होता है। जिसकी तरफ मुख खुला होता है वो बड़ा होता है, और जिसकी तरफ बंद होता है वो छोटा होता है। तो मैं कह रहा हूँ जो टी है वो आर से छोटा भी है और बराबर भी है। तो अगर मैं बराबर की बात करता हूँ तो मैं इसको क्या यहाँ पर टी को रख सकता हूँ? भैया ये बराबर तो है और छोटा भी है, तो मैं टी को रख सकता हूँ। और टी से छोटा, सॉरी टी से बड़ा कौन है? आप बोलेंगे टी से बड़ा है हमारा वाई। और कथन भी हमारा कह रहा है टी से बड़ा है वाई। क्या आप बोलेंगे हाँ सर दूसरा वाला बिल्कुल सही है। तो आप बोल देंगे निष्कर्ष नंबर 2 यहाँ से बिल्कुल सही है। और साथियों इसका जो उत्तर बनेगा वो आप लोगों को बताना होगा विकल्प नंबर बी, जिसमें बोला है यदि केवल निष्कर्ष 2 निकलता हो, ओनली सेकंड कंक्लूजन आर राइट। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आई होप इनइक्वालिटी के इस प्रश्न को आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। एक शानदार क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 कथन और निष्कर्ष से संबंधित है। कहा गया है कथन आर्थिक विकास प्राप्ति के लिए लोगों को कठिन परिश्रम करना चाहिए। कह रहा आर्थिक विकास प्राप्ति के लिए लोगों को कठिन परिश्रम करना चाहिए। भाई ये तो शायद मैंने कल शाम की ही क्लास में बताया है। तो आप बोलेंगे हाँ आर्थिक विकास लोगों को कठिन परिश्रम से सीधे संबंधित है, ये तो मैंने करवा दिया है भैया। तो ये आप लोगों का पहला वाला सही था, और सभी लोगों द्वारा कठिन परिश्रम करना असंभव है, ये बिल्कुल गलत बात है। भाई सभी लोग चाहें अगर आर्थिक विकास प्राप्त करना चाहते हैं तो कठिन परिश्रम कर सकते हैं। दुनिया में असंभव चीज कुछ भी नहीं है। तो दूसरा वाला निष्कर्ष गलत था। तो अब हम यहाँ से कह सकते हैं केवल एक निकलता हो। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ये शाम को करवा दिया था मैंने। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 कहा गया है राजू और निर्मला अपनी शादी की पहली वर्षगांठ 1993 में 5 दिसंबर रविवार को मनाई। राजू और निर्मला ने जो अपनी शादी थी उसकी पहली जो एनिवर्सरी थी वो 1993 की 5 दिसंबर को मनाई। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं क्या बोला है। प्यारे दोस्तों 5 दिसंबर है, समय क्या है 1993, पहली इनकी वर्षगांठ मन रही है और दिन रविवार है।
भैया कौन सा दिन है साथियों? रविवार। इस बात को याद रखेंगे, क्या बोला है? रविवार। तो उसने पूछा है कि उनकी शादी की, क्या बोला है? 1997 उनकी शादी की वर्षगांठ किस दिन आएगी? भैया मुझे बताओ, एनिवर्सरी जो होती है क्या उसकी तारीख बदलती रहती है? आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, अगर आप शादीशुदा हैं भाई और आपने धोखे से भी एनिवर्सरी की तारीख बदल दी तो मुझे नहीं लगता कि आपकी मालकिन से ज़्यादा खतरनाक कोई होगा। ठीक है, तो एनिवर्सरी की डेट तो वही रहती है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ अगर 93 को मैंने पहली मनाई थी तो 97 को कोई मनाऊंगा, मैं मान लेता हूँ 97 को मनाऊंगा भैया, लेकिन 5 दिसंबर की डेट तो रहेगी ना। आप बोलेंगे हाँ सर, तो आप सीधा सीधा क्यों ना कह देते सर कि 5 दिसंबर 1997 को कौन सा दिन होगा? सीधा इतना सा पूछा है। क्या पूछा है? 5 दिसंबर 1997 को कौन सा दिन होगा, इतना सा बताना है। सर हाइप क्रिएट कर रहे हैं आप तो। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ कैसे। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो इनके सालों के बीच का गैप देखो, कितना गैप है? आप बोलेंगे 93, 4, 97। प्यारे दोस्तों कितने साल हुए? 4 साल। कितने साल हुए? आप बोलेंगे साथी 4 साल हुए। और इसके बाद मुझे बताओ, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक क्या थी? प्यारे साथियों, एक साल में विषम दिन कितने होते हैं? आप बोलेंगे सर एक साल जो होता है इसमें जो विषम दिन आते हैं वो एक आता है। क्या है? एक साल में एक विषम दिन। तो मैं कह रहा हूं मेरे पास 4 साल आए हैं, 4 साल आए हैं भैया, कितने विषम दिन होंगे? 4 होंगे। लेकिन 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 एक बात याद रखनी है भाई, इन 4 सालों में कोई लीप वर्ष तो नहीं आया है। आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हो सर, 4 साल हो गए तो लीप वर्ष तो कोई ना कोई आया ही होगा। वो कौन सा होगा भैया? क्या 94 लीप वर्ष है? नहीं है। क्या 95 लीप वर्ष है? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं है। क्या 96 लीप वर्ष होता है? हाँ भाई बिल्कुल होता है। 4 से भाग चला जाए लीप वर्ष है, और 96 1996 का जो समय रहा होगा उसकी फरवरी 29 की रही होगी, अर्थात 1 फरवरी का एक्स्ट्रा दिन हमें यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं कि सर 4 साल में जो विषम दिनों की संख्या है, 4 साल में जो विषम दिनों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 5। और प्यारे दोस्तों, दिए गए इस रविवार में, गौर से समझ लो मैं कहाँ पे बात कर रहा हूँ, दिए गए इस रविवार में आपको 5 ऐड कर देना है। जैसे ही 5 ऐड करोगे आप लोगों का उत्तर विकल्प नंबर 3 शुक्रवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फ्राइडे आ जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। देखो कैसे, मैं कह रहा हूँ रविवार के बाद क्या आता है? सोमवार। सोमवार के बाद मंगलवार। मंगलवार के बाद बुधवार। बुधवार के बाद बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार। तो देखो ये 5 ही पॉइंट तो हैं जो मैंने ऐड किए, अर्थात 5 विषम दिन ही तो ऐड किए, तभी तो शुक्रवार आया। तो अब आप बेशक कह सकते हैं कि भैया 5 दिसंबर 1997 का जो दिन होगा वो शुक्रवार का होगा। बस इस बात को याद रखेंगे। और शादी की वर्षगांठ की दिन का हेरा फेर नहीं करना है, डेट जो है वही रहने देनी है। अगले प्रश्न में आ जाओ। चलिए अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या बोला है? बोला गया है यदि किसी दर्पण को रेखा MN पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब बनाएगी? प्यारे दोस्तों, हमारे सामने एक प्रश्न आकृति है जो कि यहाँ पर दी गई है। ठीक है, ये हमारे पास एक क्या है? प्रश्न आकृति है। उसके बाद एक हमें ये रेखा MN भी दे रखी है, यानी कि दर्पण भी दे रखा है। ठीक है, इस पर दर्पण, इसका प्रतिबिंब बताना है। तो प्यारे दोस्तों गौर से आप समझेंगे इसको। ठीक है, मैं अगर इसका प्रतिबिंब बनाऊंगा तो भैया ये जो ऊपर वाला गोला है ना, ये दिखाई दे रहा है, ये गोला हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? तो मैं इसको बनाने का प्रयास करता हूँ साथियों। ठीक है, ये हमारे पास गोला कुछ इस तरीके का होगा। उसके बाद एरो जो होगा वो कुछ इस प्रकार से यहीं पास में आ जाएगा। ठीक है, एरो जो होगा वो ऊपर की ओर पास में आ जाएगा। उसके बाद इस पर बैठा हुआ एक त्रिभुज भी इस तरह का आएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। एरो के साथ में त्रिभुज, भैया एरो और त्रिभुज की दिशा दूसरी है, पहला वाला गलत है। ये तो उल्टा खोपड़ा करके बैठा है और ये भी उल्टा खोपड़ा करके बैठा है। ठीक है, ये रूठ गया है 2 नंबर का, और तीसरा वाला तो नीचे मुड़ी ऊपर पैर करके बैठा है, इस कारण नहीं बनेगा। तो भैया जो मैंने प्रतिबिंब बनाया है वो विकल्प नंबर 3 में एज इट इज दिखाई दे रहा है। ये प्रतिबिंब कहाँ पर दिखाई दे रहा है? आप बोलेंगे विकल्प नंबर 3 में। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर होगा वो विकल्प नंबर 3 आएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। कहा गया है यदि सुधा प्रिया के पिता के बेटे की पत्नी की पुत्री है। भैया ब्लड रिलेशन है, अच्छा सा है। एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। कह रहा है कि यदि सुधा प्रिया के पिता के बेटे की पत्नी की पुत्री है, सुधा प्रिया से किस प्रकार संबंधित है यदि सुधा के दादा का कोई पौत्र नहीं है। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। चलिए मैं देख लेता हूं यहां पर आप सभी के लिए क्या बोला है, गौर से देखो। कह रहा है जो सुधा नाम की लड़की है, जो सुधा नाम की लड़की है वो किसकी? प्रिया। किसकी? प्रिया की। तो मैं प्यारे दोस्तों यहां पर प्रिया लिखता हूं। प्रिया के पिता प्रिया के ऊपर वाली पीढ़ी में आएंगे। भैया पप्पा जी हैं तो हमसे बड़े होते हैं, ऊपर वाली पीढ़ी में आएंगे। पिता के पिता अर्थात पप्पा जी के भी पप्पा जी, और पप्पा जी के पप्पा जी होंगे वो कौन होंगे? वो पप्पा जी से बड़ी पीढ़ी में आएंगे, अर्थात तीसरे नंबर की पीढ़ी में। ठीक है, प्रिया जो सुधा है, प्रिया के पिता
के बेटे, भैया पिता के बेटे कौन हो जाएंगे, ये पप्पा जी हो जाएंगे। की पत्नी भैया इनकी अर्थात मेरे पप्पा जी, प्रिया की जो पप्पा जी हैं इनकी मम्मी जी। गौर से समझो, मैं कह रहा हूँ कि जो प्रिया है उसके पिता, एक मिनट यार, प्रिया के पिता के बेटे की पत्नी, अर्थात यहाँ पर हमें इनकी शादी करवानी पड़ेगी दादा, इस बात को याद रखेंगे, इस बात को याद रखेंगे, इनकी शादी करवानी पड़ेगी किसकी, पिता के बेटे अर्थात प्रिया के पिता की शादी करवानी पड़ेगी किससे, प्रिया की मम्मी से। भैया मम्मी से शादी करवाएंगे तभी तो ये पिता के बेटे की पत्नी बनेगी। आप बोलेंगे हाँ सर, पिता की बेटे की पत्नी, ठीक है, इस तरह से। की पुत्री है भैया, इन्हीं की पुत्री आ रही है, इन्हीं पत्नी जी की पुत्री आ रही है। कौन है भैया, वो सुधा, जिसके बारे में प्रिया बात कर रही थी। क्या कह रहे हैं कि सुधा प्रिया के पिता कौन, ये के पिता के बेटे की पत्नी की पुत्री है। आई होप आप समझे होंगे आप लोग। एक बार फिर से देख लो, पिता के बेटे की पत्नी की पुत्री है कौन, सुधा। तो कह रहा है सुधा प्रिया से किस प्रकार संबंधित है। भाई सुधा प्रिया से किस प्रकार संबंधित है, ये एक लड़की है, ये भी एक लड़की है। क्यों, क्योंकि उसने बोल दिया है यदि सुधा के दादा का कोई पौत्र नहीं है, अर्थात कोई नाती है ही नहीं, तो ये कौन हो जाएगी, ये हो जाएगी एक ही मम्मी पापा की बेटियां हैं, दोनों की दोनों बहनें हैं। क्या है प्यारे दोस्तों, बहन है। किस प्रकार संबंधित है, बहन के रूप में संबंधित है, इस बात को याद रखेंगे। जो उत्तर माना गया है वो यही है। लेकिन अगर हम इन पिता के एक और बच्चे बना दें तो वो चचेरी बहन बन जाएगी। लेकिन हमें हाइप क्रिएट बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें प्रश्न को आसानी से समझना है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आएगा वो क्या होगा भैया, हमारा हो जाएगा बहन, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 12 कहा गया है, क्या कहा गया है कि 50 सदस्यों वाली एक पंक्ति में अमर का स्थान 10वां है, दूसरी ओर से उसका स्थान क्या है। मैं मान लेता हूं मेरे पास यहां पर 50 सदस्यों की एक पंक्ति है। टोटल कितने सदस्य हैं, आप बोलेंगे 50 हैं सर। पर इनमें से जो अमर है, A4 अमर है, उसका कहीं पर स्थान आता है 10वां। कौन सा, एक तरफ से A4 अमर का जो स्थान है वो कौन से नंबर का आता है, आप बोलेंगे साथियों 10वां। अगर 50 लड़कों की पंक्ति में मान लेते हैं अमर 10वें नंबर पर है, तो ये दूसरी ओर से कितना हो जाएगा, अर्थात मेरी यहीं से इस अमर की पोजीशन को पूछ रहा है भैया। टोटल 50 हैं, एक तरफ से 10 है, दूसरे तरफ से बताना है। तो भाई ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा। क्या फॉर्मूला है, टोटल बराबर क्या होता है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस में राइट और माइनस में क्या हो जाता है भैया, 1 हो जाता है। तो टोटल हमें पता है 50 है, लेफ्ट से पता है कितना है, 10 है, राइट से हमें ज्ञात करना है। और दोस्तों हमारे पास क्या है, माइनस का 1 है, तो इस माइनस के 1 को इस तरफ भेज देंगे तो ये 51 हो जाएगा। यहाँ पर प्यारे दोस्तों हमारे पास 10 बचेगा और ये हमारा आर हो जाएगा। और राइट बराबर हम कह सकते हैं कि 51 में से अगर 10 चला जाएगा तो साथियों आप बेझिझक बताएंगे कि 41 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। क्या है साथियों, 41 इस प्रश्न का सही जवाब है कि जो अमर है वो दूसरी तरफ से 41वां हो जाएगा। कौन सी तरफ से, इस तरफ से जो अमर की पोजीशन आएगी वो 41 आएगी, इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है साथियों, सुमित्रा उत्तर की ओर 8 मीटर चला, दाएं मुड़कर 16 मीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 16 मीटर चला, अब अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूर है। मैं कह देता हूं साथियों आप 13 मीटर उत्तर लगा लो। क्यों लगा लो, क्योंकि मैं आपको इसको समझाऊंगा। कैसे समझाऊंगा, आप बोलेंगे बताइए तो सर आपने सीधा बता दिया। तो गौर से देखो, विकल्प नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर है, लेकिन समझना आपको है। मैंने कहा कि जो सुमित्रा है, क्या बोला है, समित्रा बोला है, क्या बोला है, समित्रा नाम का कोई लड़का है, वो उत्तर की ओर प्यारे दोस्तों 8 मीटर चल रहा है। कितना चल रहा है, उत्तर की ओर उसने 8 मीटर की दूरी तय की है। 1 मिनट थोड़ा सा समय दीजिए। जो समित्रा है 8 मीटर उत्तर की ओर चला है, उसने कहा है दाएं मुड़कर 16 मीटर चलता है। प्यारे दोस्तों गौर से समझो, ये समित्रा अगर उत्तर की ओर मुख करे है और अगर वो दाएं मुड़ना चाहता है, वो साथियों कहां पर मुड़ेगा, पूर्व की दिशा में। और दूरी कितनी तय कर रहा है भैया, 16 मीटर। इस बात को याद रखेंगे। पहले 8 मीटर चला, अब वो 16 मीटर चला है, पूर्व की ओर जा रहा है। कह रहा है फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर चला। भैया यहां से समित्रा की जो है पोजीशन चेंज हो गई, अब वो यहां से बाएं मुड़ गया। अगर पूर्व की ओर मुख है, अगर बाएं मुड़ेगा तो ऊपर दिशा में चला जाएगा। कौन सी दिशा में, ऊपर की दिशा में। कितनी दूरी तय कर रहा है भैया, आप बोलेंगे सर इसकी जो दूरी है वो टोटल 5 मीटर तय कर रहा है। इसके बाद बोला है और फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं ओर मुड़ा। भैया एक बार बाएं 5 मीटर चल गया, उसके बाद फिर से बाएं मुड़ गया। इसका मतलब अभी भी इसका मन नहीं माना है और उत्तर में मुख है, बाएं मुड़ेगा, कुछ इस तरफ जाएगा, कुछ इस तरफ जाएगा। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। गौर से देखो, ये जो समित्रा है ये उत्तर से जब बाएं मुड़ेगा इस तरह जाएगा और इस तरह उसकी दूरी 16 मीटर है, चूंकि नीचे की और ऊपर की, गौर से समझ लो, जो नीचे की दूरी है
और ऊपर की दूरी है वो समान है, क्योंकि बोल दिया है 16 मीटर चला है, तो मैं कह रहा हूँ ये 16 मीटर चल गया। ठीक है, अब कह रहा है प्रारंभिक स्थान से, अर्थात यहाँ से ये जो संमित्रा है यहाँ पर पहुंचा है तो कितनी दूरी है भैया, 5 ये हो गई, 16 वो हो गई, तो भाई 16 16 कट गई, ये इस तरह से ये तो आयत बन गया, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, सम्मुख भुजाएं समान, तो 5 यहाँ पर आ जाएगी। तो प्यारे दोस्तों 8 और 5 कितनी होती है, अब गौर से देख लो, अभी भी समझ में नहीं आया कि यहाँ से संमित्रा चला है और यहाँ पर संमित्रा पहुंच गया है, तो टोटल ये दूरी कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे 8 5 13। प्यारे दोस्तों इसी कारण क्वेश्चन नंबर 13 का जो उत्तर है वो विकल्प नंबर 3 है। अगले प्रश्न में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14। प्यारे साथियों एक अच्छा सा क्वेश्चन है, बोला गया है 4 उत्तर कुंजियों में से कौन सी आकृति नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में दिए गए टुकड़ों पर बनाई जा सकती है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, ये आपका क्या बोल सकते हैं, ये आपका एक बार से कागज को फाड़ दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, उसके बाद इसको तोड़ मरोड़ के दोबारा से आकृति बनाई जाती है। जैसे हम क्या करते थे बचपन में, कभी आपने देखा होगा कहीं पीपल के पत्ते या बरगद के पत्ते मिल जाते थे, फिर उनको तोड़ते थे, उसके बाद जोड़ते थे, इस तरीके से चीज़ें होती हैं यहाँ पर इस प्रश्न में। तो गौर से देखो प्यारे साथियों, अगर मैं इस प्रश्न की बात करता हूँ तो इसको जब मैं जोड़ूंगा तो ये जो बिंदु है, गौर से देखो, ये जो एक छोटा सा स्क्वायर दे रखा है, क्या दे रखा है, ये छोटा सा एक स्क्वायर दे रखा है, कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ उस पर कलर कर देता हूँ, ये वाला स्क्वायर जो दे रखा है, ये कहीं ना कहीं आएगा भैया, कहीं ना कहीं अगर स्क्वायर आएगा तो ये तीसरे नंबर की आकृति तो वैसे भी नहीं बनेगी, क्योंकि इसकी बीच की जो स्क्वायर की आकृति है, संरचना है, वो तो तिरछी दे रखी है। ठीक है, ये तो गलत हो गई। इसके बाद साथियों मैं कह रहा हूँ मेरे पास ये ऊपर का एक टुकड़ा है, ठीक है, इन टुकड़ों को दोनों को आपस में जोड़ दो, तो आप जोड़ोगे ये कुछ इस तरीके का बन के आएगा। गौर से देखो, ये कुछ इस तरीके का बन के आएगा, इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का बन के आएगा ये टुकड़ा। ठीक है, ये टुकड़ा इस तरीके का बन के आएगा और ये कहीं भी मिल सकता है। ठीक है, ये जो टुकड़ा है ये हमें इन 3 ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन में मिल सकता है। तो गौर से देखो, ऐसा टुकड़ा कहीं पर मिल रहा है भैया, ऐसा टुकड़ा कहीं पर मिल रहा है, आप बोलेंगे पहले में तो है ही नहीं। दूसरे वाले में अगर देखने जाएं तो प्यारे साथियों यहाँ पर देखो, यहाँ से कुछ ये टुकड़ा मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, ये मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, लेकिन ये बीच में तो कट गया, यहाँ से तो कट गया, यहाँ से कट गया, तो इसका मतलब दूसरा गलत है। अब तीसरी जगह देखने जाओगे तो ये टुकड़ा थोड़ा सा डिसबैलेंस करते हुए, गौर से देखो, ये टुकड़ा थोड़ा सा डिसबैलेंस करते हुए हमें यहीं पर मिलेगा। और भाई 3 तो हमने काट दिए भाई, अब क्या बोलेंगे आप लोग, चौथा ही नंबर ऐसा विकल्प है जो 3 कटने के बाद अपना उत्तर की दावेदारी प्रस्तुत कर रहा है। बीच में हमें कट भी दे रखे हैं और ये अपने पॉइंट यहाँ से जुड़ जाएंगे और ये यहाँ से जुड़ जाएगा और ये सारी की सारी चीज़ें इसमें जुड़ जाएंगी। ठीक है, इस तरीके की जो आकृति आएगी वो 4 नंबर ऑप्शन में हमें दे रखी है। ठीक है, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। कहा गया है केला, गोभी का फूल और फल। प्यारे दोस्तों केला है, गोभी का फूल है और फल है, तो इसके लिए क्या बनाओगे, आप बोलेंगे सबसे पहले प्यारे दोस्तों हम लोग लिखेंगे केला। क्या लिखेंगे, केला लिखेंगे। और प्यारे दोस्तों जब हम केला लिख लेंगे तो केला को प्यारे दोस्तों हम किसके अंतर्गत रखते हैं, भाई ये तो हमारा फल के अंतर्गत आएगा, जो केला होगा वो फल के अंतर्गत आएगा। और इसके अलावा गोभी का फूल, प्यारे दोस्तों गोभी का जो फूल होगा, एक मिनट इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, गोभी फूल या फूल गोभी कह सकते हैं, गोभी फूल होगा प्यारे दोस्तों। ये क्या है भाई, ये फल थोड़ी ना है, ये तो एक प्रकार की सब्जी होती है। क्या होती है, सब्जी। तो हम इसको फल के अंतर्गत रखेंगे ही नहीं, जबकि फल के अंतर्गत केवल और केवल केला आएगा। और साथियों आप कह सकते हैं कि केला हमारा अंदर, फल का पूरा सा बाहर और सब्जी के लिए अलग से हो जाएगा। और दोस्तों ऐसी आकृति को आप विकल्प नंबर 3 में देख सकते हैं। विकल्प नंबर 3 हमारे इस प्रश्न का एकदम सही जवाब होगा, इस बात को याद रखेंगे। आई होप साथियों आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। और आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, 15 प्रश्न हमने शामिल किए थे, इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। तो प्यारे दोस्तों यदि पसंद आई है तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि ये जो नोट सब्सक्राइब करने वालों का आंकड़ा है वो 64% है, प्लीज़ आप लोग इसे बदल दीजिए जल्दी से। आप लोग प्लीज़ यार रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की क्लास के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, अपने दोस्तों में सेशन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आप लोगों को। ठीक है, फिलहाल इतना ही रखते हैं आज की क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखना। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो यार अब तो कर दीजिए ना, इस तरह का एफर्ट जब लगता है, आप रुके हुए हैं तो जल्दी से लाइक कर दो। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है। देखते रहिए आपका अपना परिवार। मिलते हैं एक नई वीडियो में। मस्त रहना, स्वस्थ रहना, अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।